नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता हम्म। और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। झारखंड में यूं तो चुनाव हो चुके। हेमंत सोरेन ने वहां शपथ भी ले ली है, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जिस पर अभी भी चर्चा की जा सकती है कि आखिर झारखंड में क्या हुआ था कि ये बीजेपी वहां नहीं आ पाई, और हेमंत सोरेन की जीत का कारण क्या था। तो आज हम बात करेंगे झारखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता। उनका नाम है राजेश कुमार गुप्ता। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अच्छा राजेश जी, हम जब ये चुनाव हो रहे थे उसके पहले मैं झारखंड गया था। झारखंड इलेक्शन कवर करने ही गया था अपने यूट्यूब चैनल के लिए। और वहाँ करीब मैं कई जिलों में गया। पाकुड़ में गया, उसके बाद साहिबगंज गया, गोड्डा गया, और इवन पाकुड़ के जितने विधानसभा सीट हैं वहाँ भी गया। लिट्टीपाड़ा गया, राजमहल गया, खुद से सब चीजें देखी, वहां के लोगों से बात की। तो उस समय एक बात थी कि भाई बीजेपी वहां जीत जाएगी, ऐसी लोग बात कर रहे थे। हालांकि झारखंड हेमंत सोरेन की भी वहां हवा थी। तो आप ये बताइए कि बीजेपी वहां हारी क्यों। ऐसा है, संथाल परगना के क्षेत्र में वहाँ की डेमोग्राफी जबरदस्त रूप से चेंज हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत तेजी से वहाँ अपना फैलाव कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने आप को मतदाता सूची में शामिल कर लिया है। और वो लोग, एक समाज जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा काम करता है और बढ़ चढ़ कर मतदान करता है, जिसके कारण से कई सीटों पर हमारी हार हुई है संथाल परगना के क्षेत्र में। नहीं, कई क्या, बहुत ज्यादा का फर्क रहा जीत और हार का। जी। तो करीब करीब वो एक मुद्दा था वहां का, और एक कारण यह रहा है। और दूसरा कारण यह रहा है कि चुनाव के अंदर में कभी कभी झूठ की खेती भी लहलहा उठती है। उसी प्रकार से हेमंत सोरेन की सरकार ने कई झूठ फैलाए, और उसके कारण से मतदाता भ्रमित हो गए, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। क्या झूठ। झूठ जैसे कि उन्होंने कहा कि, एक तो विधानसभा में उन्होंने कहा था कि 1932 कोर्ट में कभी टिकेगा ही नहीं। खुद उनका कहा हुआ है विधानसभा के अंदर में, और बाद में अपने ही बात से पलट गए और 1932 का वो मामला रटते चले गए, जिससे मतदाता दिग्भ्रमित हुए कि 1932 यहाँ लागू हो जाएगा, और जिससे प्रवासी लोगों का यहाँ से पलायन हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से राज करेंगे। अच्छा, ये आप 1932 कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसे जरा खोल कर बताइए। 1932 में एक सर्वे हुआ था, उसके आधार पर खतियान बना था। उसके बाद भी कई जिलों में 1964 में, 1960 में, 1972 में, कई कोल्हान में और देवघर वाले मधुपुर वाले इलाके में सर्वे हुआ है। तो ये पूरे झारखंड में एक समान 1932 लागू नहीं हो सकता है, और इसे कोर्ट कभी मानती भी नहीं है। कोर्ट में जो है सो ये मामला ये खारिज हो जाता है। नहीं तो क्या हुआ फिर चुनाव में, क्या हुआ आप बताते जाइए चुनाव में 1932। मतदाता दिग्भ्रमित हुए। मतदाता ये दिग्भ्रमित हुए कि हेमंत सोरेन रहेंगे तो ये 1932 का खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करेंगे, और फिर हमारे बाल बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये उन लोगों के समझ में बात बैठ गई, जबकि 1932 के आधार पर स्थानीयता नीति बन ही नहीं सकती। झारखंड में 1932 के बाद भी वर्षों वर्षों में सर्वे होता रहा है, इसलिए यहाँ एक नीति लागू हो ही नहीं सकती है। दूसरी वजह है कि हमारे पार्टी से भी थोड़ी गलती हुई है। यहाँ के स्थानीय नेताओं को थोड़ा महत्व कम मिला, और बाहर के जो नेता रहे, मेहनत तो उन्होंने बहुत ज्यादा की, लेकिन यहाँ है क्या कि झारखंड प्रदेश के जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे बड़े लंबे समय तक के। उसके बाद बिहार से अलग होने की उनके अंदर छटपटाहट रहती है। तो बाहर के लोग को देखते हैं यदि वो, तो उनके अंदर में एक भय का, असुरक्षा का वातावरण पैदा होता है, जिसके कारण से वो सशंकित रहते हैं। तो यहाँ के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको आगे रख के और बाहर के लोगों को बैकग्राउंड से काम करने की जरूरत थी। इससे हमको थोड़ा सा नुकसान हुआ है भारतीय बाहर जनता के पार्टी नेता जैसे हेमंत विश्व शर्मा और शिवराज चौहान की बात कर रहे हैं आप। जी। तो लेकिन आपके झारखंड में ऐसा कोई वहां का नेता ही नहीं है बीजेपी का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी,
वो आदिवासी होते हुए वे सभी समाज के नेता हैं। भाई सभी वो समाज के आप लोग कहते हैं ना, वो दिखता नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी एक क्षमतावान, प्रतिभावान और मेहनती नेता हैं। उनकी स्वीकार्यता सभी समाज में है। पार्टी ने उनके क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप बीजेपी से हैं, लेकिन मोटे तौर पर भाई अगर मजबूत नेता रहते वो, तो बाहर से लोगों को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ नहीं, भारतीय इतना दम खपाते, शिवराज चौहान को क्यों ले जाते? ये तो सब जानते हैं कि झारखंड में बीजेपी का कोई मजबूत नेता नहीं है उस कद का, जो दूसरे प्रदेश का एक अपना नेता होता है। अच्छा, एक चीज और है, जो हेमंत सोरेन सरकार जीती उसमें ये मैया योजना, मतलब जो 1,000 रुपया देना शुरू किया था, इसकी कितनी बड़ी भूमिका थी? झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 5 साल सरकार चलाने के बाद महज 3 से 4 महीना पहले इस योजना को उन्होंने लागू किया। केवल चुनावी लाभ के लिए, वोटों के लिए किया है। ये इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि मैया योजना का प्रभाव मतदाताओं के ऊपर थोड़ा पड़ा है। नहीं पड़ा सो बात नहीं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। भाई बीजेपी कैसे समझने में चूक हुई? क्या हुआ, मुद्दे गलत चल गए? जैसे इसमें एक घुसपैठिया का था, घुसपैठिया पे बीजेपी ने बहुत जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के तमाम, मोदी भी गए, मोदी ने भी घुसपैठिया की बात की, अमित शाह ने भी बात की, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बात की, शिवराज चौहान ने भी बात की, हर किसी ने बात की, लेकिन वो घुसपैठिया चला नहीं। झारखंड में एक बड़ी आबादी आदिवासियों की है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हमेशा मुस्लिम और ईसाई मतदाता हमेशा रहते हैं। ये दोनों मिलकर के एक बड़ा वोट बैंक हो जाता है, लगभग 50% के बराबर। तो हेमंत सोरेन ने 50% मत के साथ तो शुरुआत ही की है। तो यहाँ झारखंड में उसको माइलेज मिल गया, वो चुनाव जीतने में उनको मदद मिला। तो समीकरण का खेल है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के जो मूलवासी हैं, मूलवासी का भी एक बड़ा वोट मिला इसको। आपका मानना है कि इसमें बांग्लादेश घुसपैठियों का भी वोट होता है, और जो मुस्लिम मतदाता है उसका भी होता है, संथाल भी हैं? तो ये जो गणित है, मतलब समीकरण है, ये हर विधानसभा सीट पर 50% ये ले आते हैं ये लोग? नहीं, हर सीट पे जैसे अब जिस तो छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर मंडल से हम आते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। हम हजारीबाग विधानसभा में यहाँ चार, 5 में से 4 सीट हम लोग जीते हैं। कोडरमा लोकसभा के अंदर में 6 विधानसभा आते हैं, वहाँ 5 हम जीते हैं। ये आपका चतरा लोकसभा में 5 सीट आते हैं, वहाँ 4 हम लोग जीते हैं। तो कई क्षेत्रों में अच्छी सफलता हम लोगों को मिली भी है। अब जिस राजमहल की बात कर रहे हैं, वहां कई बूथों पर 5 वर्षों के अंदर में 123% तक वोट बढ़ा है अल्पसंख्यकों का। बहुत बड़े पैमाने पर वहां कुछ वोट हुआ है। तो इसके कारण से अल्पसंख्यकों हम मतलब कि अपनी मुसलमानों परंपरागत का? सीट हार गए। मुसलमानों का? जी जी। लेकिन जी राजमहल बिल्कुल। में तो बीजेपी जीतती थी, वहां से अनंत ओझा है जहां तक मुझे जानकारी है, और मैं गया भी था जी राजमहल। मैंने वहाँ योगी जी। जी का की रैली कवर की थी, और वहाँ अनंत ओझा ही जीतते आ रहे थे, वहाँ राजमहल सीट भी आप हार गए। यही बात है ना। वहाँ डेमोग्राफी एकदम जबरदस्त रूप से चेंज हुआ है। मुसलमानों का वहां प्रवेश बहुत ज्यादा हुआ। बताए तो कई बूथों पर 123% तक मतदाता, मुस्लिम मतदाता बढ़े हैं। तो वो हमें वोट नहीं करते हैं। इसके कारण से हम मेरी हार तो हुई ये है। मुस्लिम मतदाता, आप जब आप कहते हैं तो इसका मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिए भी उसमें शामिल हैं? बिल्कुल। तो ऐसी जो 81 में से झारखंड में ऐसी कितनी सीटें होंगी जो आपके हिसाब से, जहां मुसलमानों की संख्या, डेमोग्राफी बदली है, वो ज्यादा हुए हैं, और बांग्लादेशियों की भी उसमें एक बड़ी संख्या है, मतलब ऐसे कितनी सीटें हैं? लगभग दर्जन भर सीटें हैं उस तक की। दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां बांग्लादेशी जी घुसपैठे हैं। अच्छा, पाकुड़ जी। का कुछ बता सकते हैं? पाकुड़? बस वही हाल है जो राजमहल का बात है, वहां का भी वही हाल है। भारतीय जनता पार्टी वहां के बेनी प्रसाद गुप्ता लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, भाजपा के टिकट पर जीते थे। लेकिन डेमोग्राफी चेंज होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी अभी उस सीट को जीतने में नाकाम रही है। वैसे पाकुड़ सीट हमने इसको दिया था, आयशु को दिया था। तो भाजपा भी इस बार चुनाव वहां नहीं लड़ी थी, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी बहुत ज्यादा है वहाँ। इसके कारण से सभी लोग मुस्लिम रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। और वहाँ निशात आलम, जो कि आलमगीर आलम की पत्नी है,
और आलमगीर आलम जिनके घर से जो है 33-36 करोड़ ऐसे कोई रकम निकली थी, फिलहाल वो जेल में है। उनकी पत्नी निशात आलम जो है कांग्रेस के की टिकट पे वो उन्होंने चुनाव जीती है। और झारखंड में सबसे ज्यादा मतों से वही जीती। जी। तो वहां कुछ लोगों से सबसे मैंने ज्यादा। बात की थी, तो उनका कहना था कि भाई ये तो तय है, चुनाव के पहले ही उन्होंने बता दिया था कि आलमगीर आलम की पत्नी कांग्रेस की कैंडिडेट ही जीतेंगी, क्योंकि उनके पास 40,000 बांग्लादेशी वोटर हैं। चूंकि बांग्लादेशी वोटर उन्होंने ही बनाए हैं, आलमगीर आलम ने, जो कि लंबे समय से वहाँ चुनते आ रहे हैं वहाँ एज एमएलए। तो उन्हीं के वोटर्स हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि बांग्लादेशी वोटर ये सही है। पाकुड़ में 40,000 कांग्रेस के पास है, जिसने निशात आलम को ये वोट दिया। ये एकदम बिल्कुल सत्य है। हम्म। तो लेकिन एक चीज इसमें सब उठाते हैं सवाल कि भाई बीजेपी ने घुसपैठिया घुसपैठिया इतना किया, लेकिन वो तो पहले ही बात में लोग उन्हें काट देते हैं कि भाई अब बीजेपी घुसपैठिया कहती है, लेकिन बॉर्डर तो बीएसएफ के पास है, तो बीएसएफ पे वो रोक क्यों नहीं देती? बीएसएफ पे तो भारत सरकार का नियंत्रण है। बीएसएफ है, वहां से प्रवेश करते भी हैं, लेकिन बंगाल की सीमा लगने के कारण ममता बनर्जी का सॉफ्ट कॉर्नर उसके प्रति रहता है। और यहाँ आने के बाद राज्य सरकार की भूमिका रहती है कि उसकी पहचान कर हम उसको वापस बांग्लादेश भेजें या केंद्र सरकार के हवाले उसको करेंगे। राज्य सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। राज्य सरकार वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसको आधार कार्ड, राशन कार्ड या हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है, ताकि जो सो हमारा वोट बैंक बढ़ता रहे। लेकिन वो घुसने के बाद ना, घुसे ही क्यों? वहां तो बीएसएफ है। जी, घुसने के बाद ही है ये। हाँ, तो बीएसएफ क्यों तो नहीं ये करती? ये तो ये सही आपके बात है। ऊपर लौट कर जाता है ना ये सवाल। जब भी बीजेपी घुसपैठिया की बात करती है, लोग उसी समय पलट कर ये पूछते हैं कि भाई बीएसएफ तो आपके पास है, आप रोक लो। मैंने ही लोगों से बात की वहाँ कि भाई ये आप जो वैसे ऑफ द कैमरा सब कहते हैं कि देखिए ये बस्ती जो है 5 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं थी, ये सब बांग्लादेशी हैं। लेकिन जब आप उनसे ऑन ऑन द कैमरा पूछें तो कहते हैं कि भाई रोक लो, आप बेशक तो आपके पास है। ये एक बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत लंबे समय से भारत में प्रवेश कर रहे हैं। 1971 के समय से जब युद्ध हुआ और बांग्लादेश और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उसी समय से यह काम जारी है। हमारी सरकार जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो इस दिशा में बहुत तेजी से काम भी हो रहा है। और हम प्रतिबद्ध हैं कि एक एक बांग्लादेशी को भारत से हम बाहर करें। वो तो भाई सिर्फ कहने की बात है। अब अगर प्रतिबद्ध होते तो इस दौरान कितने बांग्लादेशी अरेस्ट हुए? वहां तो नहीं, खुलेआम वो अरेस्ट कहते अभी हैं आप। कि भाई बांग्लादेशी है तो आप पकड़ो ना, एक पकड़ के दिखाओ। भाई पाकुड़ में, लिट्टीपाड़ा में मैंने कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेशी है तो आप पकड़ो। क्यों नहीं पकड़ रहे? एक तो पकड़ के दिखाओ कि इसका आधार कार्ड नहीं तो है। पकड़ेंगे जब हमारे राज्य सरकार की मशीनरी हमारे पास रहेगी, तब हम ये काम कर सकते हैं। बाकी जहां रोकने का काम है, रोकने का काम जारी है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो एनआरसी लागू करेंगे। और एनआरसी लागू करने के बाद एक एक बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर किया जाएगा। मतलब हवा में बात नहीं, करने मैं से बार क्या बार होगा? वही बात कह रहा हूँ बार बार, कि राज्य सरकार जब तक इसमें सहयोग नहीं करेगी, बांग्लादेशियों को चिन्हित करने में हम सफल नहीं हो पाए। बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार की मशीनरी का होना अनिवार्य है। और इस दिशा में कोर्ट का भी कुछ जो है सो फैसला आया हुआ है। अब राज्य सरकार को तय करना है कि उस दिशा में कहां से आगे। हाई कोर्ट का फैसला है, झारखंड हाई कोर्ट का, कि बांग्लादेशियों को आप चिन्हित करो। हम्म, ठीक ठीक है राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।